नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, पिछले कई सत्रों में हमने भारतेंदु युग जो आधुनिक काल की शुरुआत है, जहां से आधुनिक काल का आधुनिक काल की आधारशिला रखी गई, नींव रखी गई, उस काल के विषय में जाना। और आज हम आधुनिक काल के दूसरे चरण यानी द्विवेदी युग पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, कुछ एक बिंदुओं को मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगी। सबसे पहली बात तो ये कि जब हम आधुनिक काल की बात करते हैं तो हम धीरे धीरे जैसे जैसे उसके पड़ावों पर पहुंचते हैं, आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे हम देखते हैं कि चिंतन में, दृष्टिकोण में, भाषा में बदलाव आता है। जैसे हम किसी नई जीवन शैली, किसी नए परिवेश में प्रवेश करते हैं और उसके अनुसार अपने आप को ढालने में हमें थोड़ा समय लगता है, और उसके बाद हमारे अपने पहले के तौर तरीके और नए तौर तरीकों के सामंजस्य से एक नई जीवन शैली, एक नया दृष्टिकोण विकसित होता है। उसी तरह से आधुनिक काल में भारतेंदु युग, जिस पर हम चर्चा कर चुके हैं, उस युग में जब आधुनिक दृष्टि विकसित होनी शुरू हुई तो आपको यह ध्यान में रखना है कि रीतिकालीन प्रभाव यानी अपनी पूर्ववर्ती काव्य धाराओं का प्रभाव वहां पर विद्यमान था। भाषा ब्रज भाषा थी, खड़ी बोली उत्कर्ष को प्राप्त, उन्मेष को प्राप्त हो रही थी, यानी उत्पन्न हो रही थी, धीरे धीरे साहित्य में अपना स्थान बना रही थी। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, द्विवेदी युग के बाद छायावाद, छायावाद के बाद प्रगतिवाद, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, न केवल भाषा में बदलाव आएगा बल्कि साहित्य के विषयों में भी बदलाव आएगा। क्यों आएगा साहित्य के विषयों में बदलाव? इसलिए आएगा कि जब हम किसी भी इमारत को बनाते हैं, दोस्तों आपको एक उदाहरण से समझाना चाहूंगी। जब हम किसी भी इमारत को बनाते हैं तो हम जब नींव का पत्थर रख रहे होते हैं तो हमारा पूरा ध्यान इस बात पर केंद्रित होता है कि ये नींव इतनी मजबूत हो कि उस पर बुलंद इमारत खड़ी हो सके। तब हमारा ध्यान इमारत की भव्यता पर, उसके सौंदर्य पर नहीं होता। लेकिन जब हम नींव का पत्थर रख देते हैं, तब हम जब पहली दीवार की ईंट रखना शुरू करते हैं, तब हमारा ध्यान होता है कि ये दीवार जिस पर पूरा आधार खड़ा होने वाला है भवन का, इसमें मजबूती भी होनी चाहिए, सुदृढ़ता भी होनी चाहिए, स्थिरता भी होनी चाहिए, और थोड़ी सी परिवेश के अनुसार सुंदरता भी होनी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे हम इमारत को, दीवार को ऊपर ईंट पर ईंट चढ़ाते जाते हैं, हमारा ध्यान उसकी मजबूती पर से हटकर केवल और केवल उसके सौंदर्य वर्धन की ओर केंद्रित हो जाता है। ये एक मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, और यही प्रवृत्ति हमें हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के काव्य की विकास यात्रा में दिखाई देती है। भारतेंदु युग में जब नींव का पत्थर रखा गया तो दृष्टि केवल अंग्रेजी शासन पर थी और मोटी मोटी चीजों पर थी जो परिवेश में हो रही हैं, लेकिन वो गहराई नहीं थी। जैसे जैसे काव्य धाराएं आगे बढ़ेंगी, जैसे हम सीढ़ियां ऊपर चढ़ते हैं और फिर ऊपर की मंजिल पर पहुंचते हैं, वैसे ही जैसे जैसे ये पड़ाव आगे बढ़ते जाएंगे, सीढ़ियां ऊपर चढ़ती जाएंगी, वैसे वैसे बारीकी आएगी, विषय में विविधता आएगी, वर्णन शैली की विविधता आएगी, और काव्य यानी साहित्य के रूपों में विविधता आएगी। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और अब हम जब द्विवेदी युग पढ़ेंगे तो मैं बीच बीच में आपको याद दिलाती रहूंगी कि भारतेंदु युग में ये स्थिति कैसी थी और द्विवेदी युग में इसमें क्या परिवर्तन आया, क्या नयापन इसमें आया। तो जब हम भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को अच्छी तरह पढ़ लेंगे, जब हम छायावाद को हमें समझने में आसानी होगी, और जब हम छायावाद को समझ लेंगे तो आगे की काव्य धाराएं तो बहुत ही सरलता से हमें समझ में आ जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। द्विवेदी युग, जैसा कि हम सब पहले भी पढ़ चुके हैं, आधुनिक काल के सत्र के दौरान हमने इस पर चर्चा की थी कि इसकी समय सीमा 1900 से 1918 ईस्वी के मध्य मानी गई है। जितने भी चरण हैं आधुनिक काल के, उन सभी अंतरधाराओं की समय सीमा को हमें कंठस्थ कर लेना है ताकि हमें उसमें भ्रम की गुंजाइश ना रहे। दूसरी बात, द्विवेदी युग अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि द्विवेदी युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि यह नामकरण का आधार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं है, शांति प्रिय द्विवेदी नहीं है, बल्कि कौन है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी है।
तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात आती है तीसरे महत्वपूर्ण बिंदु की कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग की समय सीमा क्या मानी है, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल के मतों पर आधारित प्रश्न भी परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं। तो उन्होंने 1893 ईस्वी से 1918 ईस्वी के मध्य द्विवेदी युग का समय माना है और उन्होंने भारतेंदु युग को नई धारा के प्रथम उत्थान कहकर पुकारा है और द्विवेदी युग को नई धारा द्वितीय उत्थान के अंतर्गत समाहित किया है। इस बात को आप भूलेंगे नहीं। इसी प्रकार छायावाद तृतीय उत्थान के अंतर्गत समाहित किया गया है। डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहकर के संबोधित किया है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है और इसकी चर्चा हालांकि हम पिछले सत्रों में कर चुके हैं, लेकिन ये आपके दोहरान के लिए है ताकि ये बिंदु द्विवेदी युग शुरू करने से पहले आपकी स्मृति में ताजा रहे। आगे चलें। अब सबसे महत्वपूर्ण बदलाव जो भारतेंदु युग से आगे बढ़ने पर द्विवेदी युग में आया वो क्या था? वो था जागृति आई। यानी भारतेंदु युग में केवल बुद्धिजीवी वर्ग जागृत है, जन सामान्य जागृत नहीं है। लेकिन द्विवेदी युग में आकर के जागृति धीरे धीरे जन सामान्य में प्रवेश करने लगी और खास तौर से ये जन जागृति उस समय अपने उत्कर्ष पर पहुंची जब मैथिली शरण गुप्त की कृति भारत भारती का प्रकाशन हुआ, जो राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत काव्य है। तो जागृति आई। जागृति का मतलब है अपने परिवेश के प्रति सजगता आई, आम जन में भी अपने दायित्वों के प्रति सजगता आई। आगे नवीन भावनाओं और दृष्टिकोण का उदय हुआ। नवीन भावनाएं और दृष्टिकोण का अर्थ क्या है? आधुनिक दृष्टिकोण तो भारतेंदु युग से ही विकसित होना शुरू हो गया था, वरना भारतेंदु युग को आधुनिक काल की नींव या आधुनिक काल का आधार न कहा जाता यदि दृष्टिकोण की आधुनिकता वहां न होती। लेकिन उसकी तुलना में यहां क्या क्या नवीनताएं आई? शिल्प प्रयोग में नवीनता आई, विषयों की विविधता बढ़ी और दूसरी बात साहित्य में विषयों को देखने का, मनुष्य को देखने का, विषय के चयन का दृष्टिकोण बदल गया, उसके प्रस्तुतिकरण में बदलाव आया। तो नया दृष्टिकोण, नई भावनाएं विकसित हुई और नया दृष्टिकोण विकसित हुआ। साहित्य के प्रत्येक क्षेत्र में सुधार, परिष्कार और अनुकरणीय जीवनादर्शों की अभिव्यक्ति का काल है द्विवेदी युग। ये बिंदु आपको भूलने ही नहीं है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन द्विवेदी युग के विषय में असंगत है? तो ये बिंदु आप यदि अपने ध्यान में रखेंगे, अच्छी तरह इन्हें समझ लेंगे, आपको कंठस्थ तो करना ही है दोस्तों, लेकिन उसके साथ इसे समझना भी है ताकि कंठस्थ किए हुए बिंदु आप भूले नहीं। तो साहित्य के प्रत्येक क्षेत्र में सुधार आया। साहित्य के प्रत्येक क्षेत्र में सुधार यानी दृष्टिकोण में सुधार, अभिव्यक्ति में सुधार, शैली में सुधार, भाषा में सुधार। जो सबसे पहले बोलना चाहिए था मुझे, भाषा में सुधार आया, क्योंकि खड़ी बोली ने अब ब्रज भाषा के स्थान को पर अपना अधिकार जमा लिया। अब बात आती है कि खड़ी बोली का स्वरूप जो मिलीजुली भाषाओं का स्वरूप था, उसमें संस्कृत निष्ठता बढ़ी, यानी खड़ी बोली में परिष्कृत भाषा, परिष्कृत खड़ी बोली का प्रयोग यहां पर होना प्रारंभ हो गया। तो ये सुधार आया, मनोवृत्तियों में सुधार आया और इस सुधारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम ये हुआ कि समाज में जो भी विसंगतियां हैं, क्योंकि बारीकी बढ़ी, बुद्धिजीवियों की, साहित्यकारों की दृष्टिकोण में बारीकी आई, सूक्ष्मता आई, तो उन्हें हर कमी समाज की, राजनीति की दिखाई देने लगी और उनके मन में ये सब प्रश्न उत्पन्न होने लगे कि इन विसंगतियों को आखिर हम किस प्रकार दूर करें। तो उसके लिए वे प्रयत्नशील दिखाई देते हैं, जबकि समस्याएं तो भारतेंदु युग में भी दिखाई देती हैं साहित्यकारों को, लेकिन उन समस्याओं के समाधान वहां पर नहीं है। तो यहां समस्याओं के समाधान की ओर कदम बढ़ाते दिखाई देते हैं द्विवेदी युग के साहित्यकार। इसलिए कहा गया कि प्रत्येक क्षेत्र में सुधार, परिष्कार एवं अनुकरणीय जीवनादर्श। अनुकरणीय जीवनादर्श जीवन के वो मूल्य जिनका अनुकरण कर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इसकी क्या आवश्यकता थी? इसकी आवश्यकता यह थी कि ये वो समय था जब अंग्रेजों का शासन था। आप सभी जानते हैं, भारत का शोषण हो रहा था, उसे दबाया कुचला जा रहा था, उसके अधिकार उससे छीन लिए गए थे और ऐसी स्थिति में पश्चिमी सभ्यता
का प्रभाव समाज पर बुरी तरह से हावी हो रहा था, शिक्षा में अंग्रेजी भाषा का प्रभाव बढ़ रहा था। तो बहुत सारी ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो रही थी जबकि पश्चिमी रंग में भारतीय संस्कृति रंगने लगी थी, यानी लोग अपने गौरवशाली अतीत को भूल रहे थे, अपनी संस्कृति को भूल रहे थे, अपने जीवन मूल्यों को भूल रहे थे। तो कवियों ने अनुभव किया कि यदि इसी तरीके से पाश्चात्य रंग में हमारी संस्कृति रंगने लगी तो हमारी संस्कृति तो कहीं दिखाई देगी ही नहीं। तो उन्हें अनुभव हुआ, उन्हें महसूस हुआ कि अब ये कार्य करना जरूरी है कि जो हम जीवन मूल्य, हमारी संस्कृति की अनमोल धरोहर है, उन आदर्शों को, उन जीवन के आदर्शों को साहित्य के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाए ताकि समाज में, लोगों के जीवन में वे अपना प्रभाव जमा सकें, अपनी जगह बना सकें। यानी लोग पश्चिमी संस्कृति की ओर भागने की बजाय वापस अपनी संस्कृति की ओर लौटें। इसलिए उन्होंने अनुकरणीय जीवन आदर्शों की अभिव्यक्ति अपने साहित्य के माध्यम से की। अगले बिंदु पर आते हैं। कवियों द्वारा काव्य के माध्यम से पावनता यानी पवित्र भावनाओं की अभिव्यक्ति की, त्यागशीलता की अभिव्यक्ति की, संयमशीलता की अभिव्यक्ति की और सदाचार का संदेश दिया। यानी ये सारे आदर्श, ये सारे जो संदेश हैं वो हमारी संस्कृति से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। यानी अपने साहित्य के माध्यम से द्विवेदी युग के साहित्यकारों ने संस्कृति की ओर लौटने के लिए जनता को, जनमानस को प्रेरित करना प्रारंभ किया। अगला बिंदु, खड़ी बोली हिंदी परिष्कृत और व्याकरण सम्मत बनी। खड़ी बोली हिंदी का विकास तो काफी पहले फोर्ट विलियम कॉलेज के दौरान ही हो चुका था, लेकिन वो एक मिलीजुली हिंदुस्तानी भाषा थी जिसमें अरबी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी और अन्य कई विदेशी भाषाओं के शब्द भी शामिल थे ताकि हर व्यक्ति, हर आम आदमी उसे अच्छी तरह समझ सके और अंग्रेज सरकार भी उसे आसानी से अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में, यानी संवाद के माध्यम के रूप में भारतवासियों के साथ उसका इस्तेमाल कर सके। लेकिन जब साहित्य की भाषा के रूप में खड़ी बोली हिंदी को सुस्थापित करने की बात आई, तब विद्वानों ने द्विवेदी युग में आकर यह महसूस किया कि न केवल इस भाषा को परिष्कृत होने की जरूरत है, क्योंकि उनका साहित्य भारतीय संस्कृति से जनमानस को जोड़ने का साहित्य था और भारतीय संस्कृति की, जीवन मूल्यों की, आदर्शों की, उसकी भावनाओं की, उसके प्रसंगों की सहज और प्रभावशाली अभिव्यक्ति तभी संभव थी जबकि भाषा संस्कृत निष्ठ हो। यही कारण है कि खड़ी बोली हिंदी के स्वरूप को परिष्कृत किया गया, उसे व्याकरण के नियमों में बांधा गया, यानी भाषा को अनुशासित किया गया, जो कि इससे पहले नहीं था। यह बहुत बड़ा बदलाव था दोस्तों जो द्विवेदी युग में आया। इस बात के लिए तो हम द्विवेदी युग के ऋणी हैं, क्योंकि जिस भाषा का हम प्रयोग करते हैं, जिस भाषा में हमारा साहित्य आज तक लिखा जा रहा है, उसकी आधारशिला वास्तव में द्विवेदी युग में ही रखी गई और महावीर प्रसाद द्विवेदी के हम बहुत ऋणी हैं जिन्होंने इस महत्वपूर्ण कार्य को पूरा किया। अगला बिंदु, मानवतावादी दृष्टि विकसित हुई। अब क्या है ये मानवतावादी दृष्टि? देखिए, हमारा शोषण हो रहा है, हमारे देशवासी पीड़ित हैं, ये दृष्टि, इस पर दृष्टि भारतेंदु युग के कवियों की भी जाती थी, लेकिन उनकी पीड़ा क्या है, उसकी अनुभूति की गहराई क्या है, इस पर उनकी दृष्टि नहीं जाती थी। और वो बारीकी द्विवेदी युग में आई, यानी मनुष्य के दुख दर्द को समझने के प्रति सजगता और गहराई बढ़ी द्विवेदी युग के साहित्यकारों में, हिंदी के साहित्यकारों में। और यही कारण है कि गया प्रसाद शुक्ल सनेही लिखते हैं कृषक क्रंदन कृति, जिसमें कृषकों की पीड़ाओं की अभिव्यक्ति है। स्वयं मैथिली शरण गुप्त ने भी एक रचना लिखी किसान के नाम से, यानी आम आदमी की जिंदगी की पीड़ाओं को भी यहां अभिव्यक्ति मिलने लगी, यानी आम आदमी को एक मनुष्य के तौर पर, मनुष्य के रूप में मानवीय दृष्टिकोण से देखने की का नजरिया विकसित हुआ द्विवेदी युग में, जो भारतेंदु युग में उतनी विकसित स्थिति में नहीं दिखाई देता। आगे चलें। सामान्य मानव को गौरव, क्षुद्र व्यक्ति भी कविता का विषय बना। यानी जो कविता रीति काल में तो केवल राजा महाराजाओं तक थी, भक्ति काल में, उससे भी पहले बात करें तो भक्ति काल में ईश्वर, मोक्ष इस पर सीमित थी, यानी दृष्टि इस संसार की ओर नहीं थी बल्कि परलोक पर केंद्रित थी। लेकिन आधुनिक काल वो काल है दोस्तों जहां, जैसा कि डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है, मध्यकालीन मानसिकता से मुक्ति हुई और नवीन इहलौकिक दृष्टिकोण, यानी इस संसार को नई दृष्टि से देखने का दृष्टिकोण विकसित हुआ। तो अब द्विवेदी युग में आकर इस बात में एक और नई कड़ी जुड़ गई, वो ये कि सामान्य जो मानव है, जिसे केवल तुच्छ और तिरस्कृत माना गया पीढ़ियों से, शताब्दियों से, और अंग्रेज सरकार ने आकर उसकी और अधिक कुचल डाला,
उसके अधिकारों का पूरी तरह से हनन कर दिया, ताकि उसका ये बोध ही समाप्त हो गया कि वो भी एक मनुष्य है। तो उसे साहित्य में गौरवशाली रूप में अभिव्यक्त किया गया, यानी उसे स्थान दिया गया। और तुच्छ से तुच्छ व्यक्ति, यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने तो स्पष्ट रूप से कह दिया था सरस्वती पत्रिका के माध्यम से कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो बड़ा व्यक्ति है, महान है, गरिमा में व्यक्तित्व का धनी है, या एक तुच्छ व्यक्ति है समाज का, कविता का विषय कोई भी हो सकता है। यानी क्षुद्र व्यक्ति भी अब कविता का विषय बना। यह भी एक मानवतावादी दृष्टि थी जो द्विवेदी युग में आकर हमारे सामने आती है। शैली वैविध्य विकसित, अब विभिन्न प्रकार की काव्य में, गद्य में शैलियां विकसित हुई। प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार की साहित्यिक रचनाएं लिखी गई। पौराणिक प्रसंगों के आधार पर नवीन मानवतावादी दृष्टिकोण विकसित हुआ। क्यों? इसकी क्या आवश्यकता थी? इसकी आवश्यकता यह थी कि द्विवेदी युग के कवि, साहित्यकार संकल्पित थे भारतीय संस्कृति, अपने गौरवशाली अतीत का गुणगान कर, उसका महिमा मंडन कर, भारतीय जनमानस को, जो अपनी संस्कृति को, अपने उस गौरवशाली अतीत को भूल चुका था, उसे याद दिलाने के लिए। इसलिए उन्होंने उन प्रेरणास्पद, उन प्रेरक, जो पाठक के हृदय को स्पर्श कर सकें, उन सभी पौराणिक प्रसंगों को उठाकर साहित्य का सृजन किया गया। साकेत पर हम एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा सत्र आयोजित कर चुके हैं। साकेत उसका उदाहरण है। प्रिय प्रवास हम पढ़ चुके हैं हरिऔध का, वो भी इसका एक उदाहरण है। यानी पौराणिक प्रसंगों के आधार पर नवीन मानवतावादी दृष्टिकोण इस युग के साहित्य में व्यक्त किया गया। जैसे प्रिय प्रवास में कृष्ण लोक मंगलकारी रूप में दिखाई देते हैं। ईश्वर की अपेक्षा क्या है? वो एक ऐसे समाज सेवी मनुष्य है। इसी तरह से राधा केवल कृष्ण के विरह में व्याकुल, विरह पीड़िता नारी नहीं है, बल्कि एक लोक सेविका के रूप में अभिव्यक्त होती है। यही है वो नया दृष्टिकोण जो पौराणिक प्रसंगों के माध्यम से द्विवेदी युग के कवियों ने अभिव्यक्त किया। सामाजिक परिष्कार, यानी समाज में जो भी, मैंने आपको पहले भी बताया, समाज में जो भी विसंगतियां थी, जो हमारी प्रगति में रुकावट थी, जो हमारी संस्कृति से जुड़ने में रुकावट थी, उन सभी को परिष्कृत करने का प्रयास किया गया। उन विसंगतियों को दूर करने के लिए समाधान तलाश करने का प्रयत्न इस युग के साहित्यकारों ने किया। अगला बिंदु है देश के प्रति अनुराग विकसित हुआ। देश के प्रति अनुराग तो भारतेंदु युग में भी था, लेकिन आपको यह जानना है दोस्तों कि भारतेंदु युग के देश के प्रति अनुराग में और द्विवेदी युग के देश के प्रति अनुराग में क्या फर्क था। बहुत ही मोटी मोटी बात तो यह कि भारतेंदु युग के कवि जहां एक ओर अपने देश के प्रति भक्तिभाव प्रदर्शित करते हैं, वहीं दूसरी ओर वो राज्य के प्रति, शासन के प्रति, यानी अंग्रेजी शासन के प्रति भी भक्ति का प्रदर्शन करते हैं। लेकिन वो राजभक्ति हमें द्विवेदी युग के साहित्य में देखने को नहीं मिलती। यहां केवल और केवल अगर अनुराग है, अगर भक्तिभाव है, तो हमारे अपने देश के लिए है। और यही वो बिंदु है दोस्तों जहां से हमारे स्वतंत्रता संग्राम में जो राष्ट्रीयता का जन समुदाय आवेग में भरकर, राष्ट्रीय भावनाओं के आवेग में भरकर जिस तरह से आजादी के लिए कृत संकल्प हुआ, उसकी नींव यहीं से शुरू होती है। यानी देश के प्रति अनुराग ने राजभक्ति को पूरी तरह से त्याग दिया। अतीत के गौरव के रंग में, गौरवशाली अतीत के रंग में रंग करके राष्ट्रीय भावनाएं अभिव्यक्त की गई। और ये राष्ट्रीय भावनाएं विभिन्न महत्वपूर्ण कृतियों, जिनमें भारत भारती विशेष रूप से उल्लेखनीय है, उनके द्वारा जन जन में व्याप्त हो गई। यानी जो देश का अनुराग बुद्धिजीवी वर्ग तक सीमित था, राजभक्ति के रंग में रंगा हुआ था, द्विवेदी युग में आकर वो राजभक्ति से पूरी तरह से मुक्त हो गया और आम आदमी के बीच राष्ट्रीय भावनाएं प्रवाहित होने लगी। और इसी का परिणाम था कि हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को एक सकारात्मक और सबल दिशा मिली। आगे चलें। अब बात आती है साहित्यिक प्रवृत्तियों की। काफी कुछ बातचीत हम कर चुके हैं, अब इन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। ये हम चर्चा कर चुके हैं कि ब्रज भाषा के स्थान पर साहित्य में खड़ी बोली का प्रयोग बढ़ा। अब हमको ध्यान रखना है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध और मैथिली शरण गुप्त ने साहित्य भाषा के रूप में खड़ी बोली को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जबकि इनको खड़ी बोली में साहित्य सृजन करने के लिए प्रेरित करने वाले आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। इस बात को आप भूलेंगे नहीं। खड़ी बोली को परिष्कृत और व्याकरण सम्मत बनाने वाले महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, यह भी आपको भूलना नहीं है। लेकिन उनकी दिखाए हुए रास्ते पर खड़ी बोली को सुंदर रूप में काव्य में प्रयुक्त करने का जो कार्य है, महत्वपूर्ण कार्य मैं कहूंगी, वो हरिऔध और मैथिली शरण गुप्त ने किया। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है।
अगला बिंदु है राष्ट्रीयता की नवीन दृष्टि का विकास हुआ। इसकी चर्चा अभी हम विस्तार से कर चुके। राष्ट्रीयता की भावना अतीतकालीन गौरव के रंग में रंगकर एक निश्चित स्वरूप धारण कर विकसित हुई। इसको भी मैं आपको बता चुकी हूं। देश प्रेम की भावनाएं अभिव्यक्त हुई। ये देश प्रेम भारतेंदु युग की तुलना में बहुत अधिक व्यापक स्तर पर, व्यापक रूप में उभर कर सामने आया। अगला बिंदु, अधिकांश रचनाओं में इतिवृत्तात्मकता की प्रधानता है। जब भी दोस्तों हम द्विवेदी युग की बात करते हैं तो एक शब्द आकर हमारी आंखों में अटक जाता है, इतिवृत्तात्मकता की प्रधानता। और अक्सर मैं देखती हूं कि बच्चों को ये इतिवृत्तात्मकता समझ में नहीं आती। तो हम आज इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं। इतिवृत्तात्मकता जो है दोस्तों, इसका मूल शब्द है इतिवृत्त। इतिवृत्त का अर्थ होता है आख्यान, कोई भी वर्णन, कोई भी विवरण, वो इतिवृत्त कहलाता है। अब यहां इतिवृत्तात्मकता की प्रधानता क्यों आई? इतिवृत्तात्मकता की प्रधानता इसलिए आई कि पौराणिक और सांस्कृतिक प्रसंगों को उठाकर हम साहित्य में इस युग के साहित्यकारों ने प्रस्तुत किया। तो आगे के युगों में इस प्रस्तुतिकरण में जितनी सूक्ष्मता दिखाई देती है, जितना कला कौशल दिखाई देता है, जितनी भावाभिव्यंजना दिखाई देती है कि संकेत मात्र से गहरी भावनाओं की अभिव्यक्ति कर देते हैं साहित्यकार, वो यहां पर नहीं है। यहां पर क्या है? केवल मोटा मोटा वर्णन है, जो आख्यान है, जो घटनाक्रम है, जिसको भी उठाया गया है पुस्तक में, उसका सीधा सीधा वर्णन यहां किया गया है। यही कारण है कि यहां पर इतिवृत्तात्मकता की प्रधानता द्विवेदी युग की एक महत्वपूर्ण विशेषता बनकर के सामने आती है। मैं पहले भी कई बार चर्चा किया करती हूं प्रिय प्रवास की प्रथम पंक्तियों की, प्रारंभिक छंद की, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक कविता जो संध्या से संबंधित है। इन दोनों कविताओं को के माध्यम से मैं इसी इतिवृत्तात्मकता को समझाया करती हूं। यानी कि जब हम अपने परिवेश पर दृष्टि डालते हैं तो हम जो कुछ भी देखते हैं, हम उसका मोटा मोटा वर्णन करते हैं दोस्तों, तो वो है इतिवृत्तात्मक वर्णन। जैसा हमने देखा वैसा ही हमने वर्णन प्रस्तुत कर दिया। लेकिन जब हम उसकी गहराई में प्रवेश करते हैं और उसके माध्यम से एक बहुत सुंदर चित्र, बहुत सुंदर भावनाओं की अभिव्यक्ति करते हैं, तो वो इतिवृत्तात्मकता नहीं रहती, बल्कि वो इतिवृत्तात्मकता की जगह भावाभिव्यंजकता साहित्य में जगह बना लेती है। तो वही पंक्तियां मैं एक बार फिर आपके सामने दोहराना चाहूंगी। देखिए, प्रिय प्रवास में हरिऔध ने प्रारंभिक छंद में लिखा है, बहुत ध्यान से सुनेंगे, दिवस का अवसान समीप था, यानी संध्या का समय है। अब वर्णन कैसे कर रहे हैं? गगन था कुछ लोहित हो चला, यानी आकाश थोड़ा थोड़ा लाल हो गया था। तरु शिखा पर थी अब राजती कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। कमलिनी कुल वल्लभ कौन है? कमलिनी के समुदाय का प्रिय, कमल के पुष्पों का प्रिय अर्थात सूर्य, क्योंकि सूर्योदय के उदय के साथ ही कमल के पुष्प खिलते हैं और सूर्यास्त के बाद वे बंद हो जाया करते हैं। ये प्रकृति का नियम है। तो इसीलिए सूर्य को कमलिनी कुल वल्लभ, वल्लभ मतलब प्रिय, कहा गया है। तो कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा, ये तो संध्या का वर्णन है जो हरिऔध ने कहा किया, यानी वर्णन प्रधान। अब निराला कैसे लिखते हैं? ये भी दिवस संध्या का समय है। देखिए, दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परीसी धीरे धीरे धीरे। देखिए, वहां तरु शिखा पर थी अब राजती कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा, यानी सूर्य की किरणें अब तरु के यानी वृक्षों के ऊपरी भाग पर दिखाई दे रही हैं, यानी धूप लौट रही है, सूर्य अस्तांचल की ओर जा रहा है। वहीं दूसरी ओर निराला संध्या के आगमन को एक युवती के रूप में, एक संध्या सुंदरी के रूप में कल्पित कर मानवीय अलंकार के सुंदर प्रयोग से एक बहुत ही आकर्षक बिंब हमारी आंखों के सामने प्रस्तुत कर देते हैं। तो पहला वर्णन है इतिवृत्तात्मकता का और दूसरा वर्णन है सूक्ष्मता और भावाभिव्यंजकता का। तो उम्मीद करती हूं कि ये इतिवृत्तात्मकता और आगे छायावाद युग में जब हम भावाभिव्यंजकता पर बात करेंगे, जब हम मानवीकरण पर बात करेंगे, तो आपके लिए ये इस बिंदु समझना आसान हो जाएगा। नैतिकता और आदर्शवाद की सशक्त अभिव्यक्ति की गई, इस बात पर चर्चा हो चुकी। श्रृंगारिकता का विरोध किया गया। क्यों विरोध किया गया श्रृंगारिकता का? श्रृंगार भी जीवन का अंग है, हृदय का एक महत्वपूर्ण भाव है। फिर उसका विरोध क्यों किया गया? क्यों? क्योंकि इस युग के साहित्यकारों का उद्देश्य था अपनी संस्कृति की ओर जनमानस को लौटाना।
यदि श्रृंगारिकता के दर, और वे रीतिकाल में उनके सामने उनकी एक पूर्वकालीन परंपरा थी, जबकि श्रृंगार में डूब करके साहित्यकार अपने परिवेश से, अपने दायित्व, समाज के प्रति अपने दायित्व से पूर्णतः विमुख हो गया था, तो उस स्थिति को वे दोहराना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने श्रृंगारिकता का विरोध किया और प्रेम का चित्रण तो हुआ, लेकिन मर्यादित प्रेम था। विलासितापूर्ण प्रेम यहां चित्रित नहीं किया गया, क्योंकि इस साहित्य का उद्देश्य था नैतिक मूल्यों की स्थापना करना, और नैतिक मूल्यों की स्थापना करने के लिए विलासिता को तो ताक पर रखना ही होगा। इसलिए श्रृंगारिकता का विरोध हुआ और नैतिक मूल्यों की स्थापना पर बल दिया गया। काव्य समाज का आदर्श ग्रहण कर विकसित हुआ, और जो भी रचनाएं, जो भी काव्य कृतियां इस युग में लिखी गईं, उन्होंने, उनके माध्यम से कवियों ने एक आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत किया जनमानस के समक्ष, ताकि वे जान सकें कि वास्तव में एक आदर्श समाज होता कैसा है। क्योंकि जो अपनी संस्कृति को भुला चुके हैं, जो शताब्दियों से केवल शोषण के शिकार हैं, वे आदर्श समाज के स्वरूप को भला क्या जानेंगे। तो जरूरी था कि उनके सामने उस आदर्श समाज को रखा जाए, ताकि वे जान सकें कि मनुष्य को आनंद और सुख देने वाला समाज, आदर्श समाज आखिर होता कैसा है। तो इसलिए इस युग के काव्य में समाज को आदर्श रूप से प्रस्तुत किया गया। आगे चलें। प्रेम के आदर्श रूप की अभिव्यक्ति हुई, यानी मर्यादित और आदर्श प्रेम जो त्याग जैसे जीवन मूल्यों पर आधारित था, समर्पण, स्वार्थ रहित समर्पण पर आधारित था, ऐसे प्रेम को यहां चित्रित किया गया। कविता के विषय विस्तृत और वैविध्यपूर्ण हो गए, क्योंकि आम जनमानस की पीड़ा से भी जुड़ गई कविता। विविध छंदों का प्रयोग हुआ, और कई बार कई स्थानों पर ऐसा भी हुआ कि दो छंद मिला करके एक नए छंद का निर्माण भी कवियों ने किया। गद्य साहित्य, विशेषकर कहानी और उपन्यास लेखन बढ़ा। यद्यपि इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि गद्य साहित्य का विकास भी इस युग की एक बहुत ही महत्वपूर्ण, आधुनिक काल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, जिसे भारतेंदु युग में जिसकी शुरुआत हो गई थी, लेकिन धीरे धीरे विकास की और गति बढ़ा रहा था, कदम बढ़ा रहा था गद्य साहित्य विभिन्न विधाओं के माध्यम से। तो यहां कहानी और उपन्यास लेखन की प्रवृत्ति बढ़ी, यद्यपि अधिकांश उपन्यास और कहानियां अनुदित थे। अब अनुदित साहित्य लिखना इस युग की महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। जितने भी साहित्यकार हुए, सभी ने श्रेष्ठ कृतियों के अनुवाद, श्रेष्ठ अनुवाद प्रस्तुत किए। उसका कारण यह था दोस्तों, ताकि साहित्यकारों के समक्ष श्रेष्ठ उपन्यास कैसे लिखा जाए, श्रेष्ठ आलोचना कैसे लिखी जाए, श्रेष्ठ काव्य कैसे लिखा जाए, श्रेष्ठ कहानी कैसे लिखा जाए, उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो एक मॉडल एक प्रस्तुत किया जा सके साहित्यकारों के सामने। इसलिए वो अनुदित कृतियां लिखी गई, और ये अनुदित कृतियां अधिकांशतः या तो संस्कृत से थी, या अंग्रेजी साहित्य से थी, या बंगला साहित्य से थी, क्योंकि ये तीनों ही भाषाओं के साहित्य बहुत अधिक विकसित रूप को प्राप्त कर चुके थे। नाटक अपेक्षाकृत इस युग में कम लिखे गए। यहां मैं जोड़ूंगी कि नाटक, अनुदित नाटकों की यहां प्रधानता रही। आगे चलें। आलोचना और निबंध साहित्य के माध्यम से गद्य के विकास का पथ प्रशस्त हुआ। न केवल कहानियां और उपन्यास लिखे गए, बल्कि आलोचनात्मक साहित्य भी लिखा गया और निबंध भी लिखे गए। प्रकृति चित्रण के आलंबन रूप को प्रोत्साहन मिला। आलंबन रूप का प्रकृति चित्रण आप सभी जानते हैं कि दो तरह के प्रकृति चित्रण प्रमुख रूप से होते हैं। तीसरा प्रकृति चित्रण छायावाद के बाद विकसित होना, छायावाद से शुरू होता है। एक तो उद्दीपन, जबकि प्रकृति आपकी प्रेम भावनाओं को, श्रृंगार की भावनाओं को जगाती है, तो वो तो है उद्दीपन रूप में प्रकृति चित्रण। और आलंबन रूप में प्रकृति चित्रण, जब आप प्रकृति के सौंदर्य को देखकर उसके सौंदर्य में इतने भाव विभोर होकर डूब जाएं कि उसके सौंदर्य को अभिव्यक्त करने के लिए खुद ब खुद आपकी कलम चल पड़े, आपके भाव उमड़ पड़े, तो उसका उद्देश्य, उस साहित्य का उद्देश्य केवल और केवल प्रकृति के सौंदर्य का चित्रण करना हो, तो वो आलंबन रूप का प्रकृति चित्रण कहलाता है। और कालांतर में छायावाद में मानवीकरण रूप में भी प्रकृति चित्रण सामने आया, जिस पर चर्चा हम बाद में करेंगे। राम नरेश त्रिपाठी, मुकुटधर पांडे, श्रीधर पाठक ने प्रकृति के आलंबन रूप के सुंदर चित्र प्रस्तुत किए। मैथिशरण गुप्त और हरिऔध ने कुछ मौलिक प्रकृति चित्र भी प्रस्तुत किए। एक प्रकृति चित्र मैं भी आपको संध्या के समय का बता चुकी हूं, आप इसे ध्यान में रखेंगे। द्विवेदी युग के कर्णधार आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी
इनके यदि हम द्विवेदी युग की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले जिस व्यक्ति के विषय में हमें जानना चाहिए वो शख्सियत है, वो महान साहित्यकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इनके बारे में हम थोड़ा सा परिचय प्राप्त करते हैं, कैसी कृतियां लिखी, कैसा दृष्टिकोण था, कैसा साहित्य था और क्या क्या योगदान इनका साहित्य के प्रति रहा। हिंदी साहित्य कोश में युग विधायक कहकर संबोधित किए गए हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, इस बात को ध्यान में रखेंगे। युग विधायक का मतलब है, विधायक का मतलब है विधान करने वाला, निर्माण करने वाला, क्योंकि उन्होंने द्विवेदी युग को एक दिशा दी। किसके माध्यम से? खड़ी बोली को परिष्कृत रूप में साहित्य में स्थापित करने, उसे व्याकरण सम्मत बनाने के माध्यम से, खड़ी बोली में सृजन का साहित्य सृजन करने के लिए कवियों को प्रेरित करने के माध्यम से, श्रेष्ठ साहित्य के क्षेत्र में साहित्यकारों का मार्गदर्शन करने के माध्यम से उन्होंने साहित्य को एक नई दिशा दी और एक नए द्विवेदी युग का निर्माण किया। इसलिए हिंदी साहित्य कोश में उन्हें युग विधायक कहकर संबोधित किया गया है। आपका जन्म 1864 ईस्वी में हुआ और इनका जन्म स्थान था उत्तर प्रदेश में स्थित रायबरेली क्षेत्र में दौलतपुर नामक गांव, जहां इनका जन्म हुआ। और इनका निधन का वर्ष है 21 दिसंबर को इनका निधन हुआ 1938 में, और निधन का स्थान भी रायबरेली उत्तर प्रदेश ही है। इनके पिता का नाम राम सहाय द्विवेदी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल में हुई, तत्पश्चात ये रायबरेली के जिला स्कूल में पढ़ने के लिए गए, यानी प्रारंभिक शिक्षा इनकी दौलतपुर गांव में हुई। उसके बाद ये रायबरेली के जिला स्कूल में, रायबरेली जिला है दौलतपुर गांव का, तो वहां पढ़ने गए, लेकिन वहां पर संस्कृत विषय नहीं था, जबकि ये संस्कृत से शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे। तो विवश होकर इन्हें वैकल्पिक विषय के रूप में फारसी लेकर के अध्ययन करना पड़ा। रायबरेली में ही 13 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अंग्रेजी पढ़ी और उसका थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त किया। कुछ समय उन्नाव जिले के रंजीतपुरवा नामक स्कूल में भी ये पढ़े। उसके बाद कुछ समय तक फतेहपुर में पढ़े और फिर इनके पिता बंबई में रहा करते थे, तो उनके पास बंबई चले गए। बंबई में ही इन्होंने संस्कृत, गुजराती, मराठी, अंग्रेजी भाषाओं का विधिवत ज्ञान प्राप्त किया और उसका अभ्यास किया। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि भारतेंदु युग से जितने भी साहित्यकारों के विषय में हम पढ़ते हैं, वे सब किसी एक भाषा पर टिक कर नहीं रहते, बल्कि बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं। क्या जरूरत थी उन्हें इतनी सारी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करने की? जरूरत थी, ये समय की मांग थी दोस्तों। क्यों? क्योंकि फारसी, उर्दू और फारसी का तो जमाना था, युग था। अंग्रेज सरकार सत्ता में थी, अंग्रेजी जानना जरूरी था। फारसी का जमाना था तो फारसी उर्दू जानना जरूरी था। अब हमें अपनी संस्कृति से जुड़ना था, तो संस्कृत जानना जरूरी था। और श्रेष्ठ साहित्य लिखा जा रहा था बंगला में, मराठी में, तो बंगला और मराठी जानना जरूरी था। तो एक सच्चे साहित्यकार के लिए उस समय मांग थी, समय की आवश्यकता थी कि वो इतनी सारी भाषाओं में पारंगत हो, ताकि श्रेष्ठ, यदि वे इतनी भाषाओं के ज्ञाता न हुए होते तो संभवतः इतनी श्रेष्ठ अनुदित कृतियां साहित्य के आदर्श के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत न हुई होती। तो यही कारण है कि सभी साहित्यकारों ने बहुत सारी भाषाओं पर अधिकार करने की नीति अपनाई। तो इन्होंने भी संस्कृत, गुजराती, मराठी, अंग्रेजी आदि भाषाओं का विधिवत बंबई में रहकर ज्ञान प्राप्त किया और उसका अभ्यास किया। जीविकोपार्जन के लिए, जीविका का प्रश्न भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न हुआ करता है, तो उसके लिए इन्होंने रेलवे में नौकरी की। कुछ समय ये नागपुर में रेलवे में कार्यालय में रहे, उसके बाद ये अजमेर में इन्होंने कार्य किया, उसके बाद वे वापस बंबई लौट आए। बंबई में आकर इन्होंने तार भेजने, जो पहले टेलीग्राम भेजे जाते थे दोस्तों, उसकी विधि को, उसके तरीके को सीधा और स्वयं रेलवे में सिग्नल मैन बन गए। आगे चले। रेलवे में विभिन्न पदों पर कार्य करने के पश्चात आप झांसी में डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक सुपरिटेंडेंट के ऑफिस में चीफ क्लर्क नियुक्त हो गए। उच्चाधिकारी से यहां उनका तालमेल नहीं बैठा और यही कारण है कि उन्होंने 5 वर्ष कार्य करने के बाद इस पद से इस्तीफा दे दिया। सरकारी नौकरी के दौरान संस्कृत ग्रंथों के अनुवाद किए। सरकारी नौकरी जब कर रहे थे तभी से इन्होंने, क्योंकि संस्कृत भाषा का, अन्य सभी भाषाओं का ज्ञान तो ये पहले ही प्राप्त कर चुके थे, तो संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद कार्य इन्होंने सरकारी नौकरी के दौरान ही करना प्रारंभ कर दिया था और अनेक आलोचनात्मक लेख सरकारी नौकरी के दौरान ही इनके प्रकाशित भी होने लगे। 1903 में आप सरस्वती पत्रिका के संपादन कार्य से जुड़े और 1920 तक निरंतर इस पत्रिका से जुड़कर साहित्य सेवा करते रहे।
ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है कि 1930 से 1920 ईस्वी के मध्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे। आगे चलें। विपुल साहित्य का इन्होंने सृजन किया, यानी बहुत सारा साहित्य रचा। मौलिक और अनुदित लगभग 80 कृतियों की रचना इन्होंने की। गद्य साहित्य में इनकी 14 अनुदित कृतियां हैं और 50 मौलिक कृतियां हैं। कविता में इनकी विशेष रुचि नहीं थी, तो इसलिए 8 काव्य कृतियों के इन्होंने अनुवाद प्रस्तुत किए और 9 मौलिक काव्य कृतियां लिखी। लेकिन अपनी मौलिक काव्य कृतियों से वे संतुष्ट नहीं थे, इसलिए उन्होंने स्वयं ही उन्हें तुकबंदी कह करके पुकारा, यानी वे स्वयं इनसे प्रसन्न नहीं थे, इनसे संतुष्ट नहीं थे। यही कारण है कि अपनी काव्य कृतियों को उन्होंने तुकबंदी कह करके पुकारा। अब उनकी काव्य कृतियों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले अनुदित काव्य कृतियों की बात करते हैं। विनय विनोद उनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य कृति है। अनुदित 1889 ईस्वी में इसकी रचना हुई, इसका अनुवाद प्रस्तुत किया और यह काव्य कृति भर्तृहरि के वैराग्य शतक का दोहों में अनुवाद प्रस्तुत करती है। यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भर्तृहरि के द्वारा संस्कृत में लिखित जो वैराग्य शतक है उसको दोहों में अनुदित करके प्रस्तुत किया। इसके बाद दूसरी अनुदित कृति है विहार वाटिका, 1890 ईस्वी में प्रकाशित हुई और ये जयदेव संस्कृत के एक कवि हुए हैं। उनके द्वारा रचित गीत गोविंद नामक कृति का भावानुवाद है। भावानुवाद जब कवि शब्द पर ध्यान नहीं देता, उसके भाव को पकड़कर अपने शब्दों में प्रस्तुत करता है दोस्तों, तो उसे भावानुवाद कहते हैं। और अनुवाद यदि अनुवाद शब्द का ही प्रयोग है, यानी शब्दशः अनुवाद प्रस्तुत किया गया है। इसके बाद अगली कृति है स्नेहमाला। ये भी 1890 ईस्वी में प्रकाशित हुई। भर्तृहरि के श्रृंगार शतक का दोहों में अनुवाद है। जैसे वैराग्य शतक का था, वैसे ही श्रृंगार शतक, 3 शतक लिखे थे भर्तृहरि ने, नीति शतक, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक, जिनके अनुवाद इन्होंने दोहों में प्रस्तुत किए। अगली कृति है श्री महिम्न स्तोत्र, 1891 ईस्वी में प्रकाशित हुई और संस्कृत के महिम्न स्तोत्र का संस्कृत के ही छंदों में, वृत्तों का अर्थ है दोस्तों छंद, संस्कृत के छंदों में ही इन्होंने अनुवाद प्रस्तुत किया। ये अनुदित कृतियां दोहों में हैं और ये संस्कृत के छंदों में ही अनुदित किया गया। कौन सा? श्री महिम्न स्तोत्र। आगे चलें। गंगा लहरी 1891 ईस्वी में पंडित राज जगन्नाथ की गंगा लहरी का सवैया छंद में अनुवाद इन्होंने प्रस्तुत किया। ऋतु तरंगिणी 1891 ईस्वी में कालिदास का जो ऋतु संहार एक काव्य है उसका छायानुवाद प्रस्तुत किया। सुहाग रात एक बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य कृति है, इनकी अनुदित कृति है। बायरन एक अंग्रेजी साहित्यकार हुए दोस्तों, अंग्रेजी साहित्यकार। उन्होंने एक कविता लिखी थी ब्राइडल नाइट, उसका इन्होंने अनुवाद सुहागरात नाम से किया, लेकिन यह काव्य कृति अप्रकाशित ही रही, यानी प्रकाशित नहीं हो सकी। इसके बाद कुमार संभव सार उनकी एक अन्य अनुदित कृति 1902 में प्रकाशित हुई और कालिदास का जो महाकाव्य है कुमार संभव, जिसमें कुमार यानी कार्तिकेय के जन्म, शिव और पार्वती के विवाह और कार्तिकेय के जन्म, तारकासुर राक्षस के वध के प्रसंग को प्रस्तुत किया गया है महाकाव्य के माध्यम से, उसका अनुवाद कुमार संभव सार में 1902 में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने प्रस्तुत किया। और यह बात ध्यान में रखने की है कि कुमार संभव सार में केवल कुमार संभव के प्रथम 5 सर्गों का सारांश ही प्रस्तुत किया गया। अब बात आती है मौलिक काव्य कृतियों की। तो मौलिक काव्य कृतियों में देवी स्तुति शतक 1892 ईस्वी में प्रकाशित, कान्य कुब्जावली वृतम 1898 में प्रकाशित, समाचार पत्र संपादक स्तव 1898 में प्रकाशित, नागरी 1900 में प्रकाशित, कान्य कुब्जबला विलाप 1907 में प्रकाशित, काव्य मंजूषा 1903 में प्रकाशित और सुमन 1923 में प्रकाशित, द्विवेदी काव्यमाला 1940 में प्रकाशित, कविता कलाप 1909 में प्रकाशित। ये उनकी मौलिक काव्य कृतियां हैं जो समय समय पर प्रकाशित हुई। इनमें से कुछ एक कृतियां ऐसी हैं जो उनके निधन के बाद प्रकाशित की गई और अधिकांश कृतियां उनके जीवन काल में ही प्रकाशित हुई। अब आती है गद्य कृतियों की बात। तो सबसे पहले अनुदित गद्य कृतियों पर बात करते हैं। भामिनी विलास इनकी अनुदित कृति 1891 ईस्वी में प्रकाशित हुई। पंडित राज जगन्नाथ की एक कृति है भामिनी विलास, उसका अनुवाद यहां प्रस्तुत किया गया। इसके बाद अमृत लहरी 1896 ईस्वी में पंडित राज जगन्नाथ के यमुना स्तोत्र, स्तोत्र सही कर लेंगे दोस्तों,
स्तोत्र इस तरीके से लिखा जाएगा। स्तोत्र का भावानुवाद प्रस्तुत किया गया। बेकन विचार रत्नावली बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे आपको भूलना नहीं है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अंग्रेजी के, बंगला के, मराठी के श्रेष्ठ साहित्यिक कृतियों का अनुवाद महावीर प्रसाद द्विवेदी ने प्रकाशित किया और उनमें से एक हैं अंग्रेजी के निबंधकार बेकन, जो उस समय बहुत श्रेष्ठ निबंध लिख रहे थे। देखिए दोस्तों, जिस समय हमारे यहाँ हिंदी साहित्य में खड़ी बोली में निबंध लेखन अपनी आंखें खोल रहा था, यानी जन्म ले रहा था, उस समय पश्चिम में यानी अंग्रेजी साहित्य में निबंध लेखन विकास के कई सोपान पार कर चुका था। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने यह अपना दायित्व समझा कि जो भी निबंधकार निबंध लिख रहे हैं खड़ी बोली में, उनके समक्ष कुछ निबंधों के अनुवाद प्रस्तुत किए जाएं, ताकि उन्हें यह पता चले कि निबंध लिखना, आखिर प्रभावशाली निबंध किस प्रकार लिखे जाते हैं। उनके सामने एक आदर्श निबंध प्रस्तुत करने के उद्देश्य से उन्होंने बेकन के निबंधों के श्रेष्ठ अनुवाद प्रस्तुत किए और ये पुस्तक बेकन विचार रत्नावली के नाम से 1901 में प्रकाशित हुई। अगला है शिक्षा। 1906 में हर्बर्ट स्पेंसर के एजुकेशन का अनुवाद प्रस्तुत किया। ये भी पश्चिमी दार्शनिक हुए हैं हर्बर्ट स्पेंसर। उन्होंने शिक्षा पर बहुत ही महत्वपूर्ण अपने विचार व्यक्त किए। उसी एजुकेशन नाम से उनका ये एक वक्तव्य है, एक लेख है, और उसी का हिंदी में अनुवाद प्रस्तुत किया ताकि उसको पढ़कर भारत के जो लोग, जो साहित्यकार, जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग अंग्रेजी साहित्य को पढ़कर नहीं समझ सकते, उनके समक्ष शिक्षा के प्रति एक नवीन दृष्टिकोण का विकास किया जा सके। आगे चलें। स्वाधीनता उनका एक अगला अनुदित गद्य ग्रंथ 1907 में प्रकाशित हुआ। जॉन स्टुअर्ट मिल ने एक पुस्तक लिखी थी ऑन लिबर्टी। ये भी अंग्रेज साहित्यकार, अंग्रेज विद्वान हुए। ऑन लिबर्टी, उसका हिंदी में स्वाधीनता के, आखिर लिबर्टी यानी स्वतंत्रता के, स्वाधीनता के मायने क्या हैं, उसका अनुवाद यहां प्रस्तुत किया गया। उसके बाद एक पुस्तक उन्होंने जल चिकित्सा नाम से एक गद्य पुस्तक के अनुवाद किया। 1907 ईस्वी में यह पुस्तक प्रकाशित हुई। जर्मन लेखक लुई कोने की एक जर्मन पुस्तक थी जल चिकित्सा पर, उसका अंग्रेजी में अनुवाद हो चुका था, क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी जर्मन भाषा नहीं जानते थे। तो इस जर्मन पुस्तक के अंग्रेजी अनुवाद का अनुवाद प्रस्तुत किया इस कृति के माध्यम से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदी महाभारत एक अन्य अनुदित कृति 1908 में प्रकाशित हुई और इसमें महाभारत की कथा का हिंदी रूपांतर प्रस्तुत किया गया। रघुवंश 1912 में प्रकाशित अनुदित उनकी कृति रघुवंश महाकाव्य, जो कालिदास के दो महाकाव्य हैं, कुमार संभव जिसकी चर्चा कर चुके, और दूसरा है रघुवंश। तो रघुवंश महाकाव्य का भाषानुवाद यहां प्रस्तुत किया गया। फिर है वेणी संहार, संस्कृत के एक कवि हुए भट्ट नारायण, उनका नाटक है वेणी संहार, उसका 1913 में बहुत ही सुंदर अनुवाद उन्होंने प्रस्तुत किया। कुमार संभव 1915 ईस्वी में प्रकाशित, उसमें केवल प्रथम 5 सर्गों के अनुवाद थे। यहां कालिदास के कुमार संभव का पूरा अनुवाद उन्होंने प्रस्तुत किया। मेघदूत उनकी कालिदास की एक अन्य महत्वपूर्ण कृति, 1917 में उसका अनुवाद महावीर प्रसाद द्विवेदी ने प्रकाशित किया। कालिदास के मेघदूत कृति का यह अनुवाद है। किरातार्जुनीय 1917 ईस्वी में अनुदित कृति उनकी। भारवी एक और संस्कृत के साहित्यकार, उन्होंने किरातार्जुनीयम नामक नाटक लिखा और उस नाटक का हिंदी अनुवाद उन्होंने प्रस्तुत किया 1917 में। प्राचीन पंडित और कवि नाम से 1918 में उन्होंने अन्य भाषाओं के लेखों के आधार पर, अन्य भाषाओं में जो भी साहित्यकारों से संबंधित लेख, पुराने साहित्यकारों से संबंधित लेख लिखे गए थे, उन सबके आधार पर प्राचीन कवियों और पंडितों यानी विद्वानों का, ये पंडित पूजा पाठ वाले पंडित नहीं बल्कि विद्वानों का पर परिचयात्मक एक लेख प्रस्तुत किया, जो उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना साबित हुआ। प्राचीन पंडित और कवि नाम से ये लेख उनका ये गद्य कृति उनकी प्रकाशित हुई। इसके बाद आख्यायिका सप्तक 1927 में उनकी एक गद्य कृति प्रकाशित हुई और यह कृति भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि अन्य भाषाओं की जितनी भी भाषाएं उस समय चलन में थी और जिनका साहित्य, बहुत श्रेष्ठ साहित्य जिन भाषाओं में लिखा जा रहा था, उन सभी भाषाओं में से 7 श्रेष्ठ कहानियां चुनी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने और उन 7 आख्यायिकाओं यानी कहानियों को अनुदित कर आख्यायिका सप्तक के नाम से 1927 में आपने प्रकाशित किया। अब बात आती है मौलिक गद्य कृतियों की। ये अनुदित गद्य कृतियां थी। तरुणोपदेश अप्रकाशित कृति इनकी मौलिक,
गद्य कृति है। हिंदी शिक्षावली तृतीय भाग की समालोचना 1899 ईस्वी में प्रकाशित हुई। नैषध चरित चर्चा 1900 में प्रकाशित हुई। हिंदी काली, ये आलोचनात्मक पुस्तकें हैं। नैषध चरित श्री हर्ष का एक काव्य है संस्कृत में, उसका पर आलोचनात्मक लेख उन्होंने लिखा और ये 1900 में प्रकाशित हुआ। यानी न केवल गद्य भाषा का परिष्कार किया महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, काव्य कृतियों को एक नई दिशा दी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, गद्य की विविध विधाओं के विकास के पृष्ठभूमि तैयार की महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, और आलोचना किस प्रकार लिखी जाए उसको भी एक नई दिशा दी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो हिंदी कालिदास की समालोचना, ये भी उनकी आलोचनात्मक कृति, 1901 ईस्वी में प्रकाशित। वैज्ञानिक कोश लिखा उन्होंने, 1906 में प्रकाशित हुआ। नाट्यशास्त्र पर उनका ग्रंथ 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। विक्रमांक देव चरित चर्चा, ये भी आलोचनात्मक कृति है, और विक्रमांक देव चरित संस्कृत का एक नाटक है, उस पर आधारित एक आलोचनात्मक पुस्तक यहां 1907 ईस्वी में उन्होंने प्रकाशित की। हिंदी भाषा की उत्पत्ति, जिसकी जितने भी साहित्य समाधान पर प्रारंभिक हिंदी भाषा के उद्भव और विकास के 12 सत्र वीडियोज हैं, उन सब में इसका हवाला देकर के बात की गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है, शोध परक ग्रंथ है महावीर प्रसाद द्विवेदी का, जो हिंदी भाषा के विकास की जड़ों तक पहुंचने और उसे पहचानने की ताकत हमें देता है। तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति, ये उनकी कृति 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुई। संपत्ति शास्त्र नामक ग्रंथ उन्होंने 1907 में लिखा। कौटिल्य कुठार 1907 में प्रकाशित एक अन्य कृति। कालिदास की निरंकुशता 1912 ईस्वी में प्रकाशित कृति। वनिता विलाप 1918, औद्योगिकी 1920, रसज्ञ रंजन 1920। आखिर कौन सा क्षेत्र ऐसा है जिस पर गद्य कृति नहीं लिखी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने? यानी जीवन के, साहित्य के सभी पहलुओं को स्पर्श करने की कोशिश की उन्होंने। कालिदास और उनकी कविता आलोचनात्मक काव्य कृति 1920 में प्रकाशित। सुकवि संकीर्तन 1924 में प्रकाशित। अतीत स्मृति 1924 में प्रकाशित। साहित्य संदर्भ 1928 में प्रकाशित। अद्भुत आलाप 1924 में। महिला मोद 1925 में। आध्यात्मिकी 1928 में। वैचित्र्य चित्रण 1926 में प्रकाशित गद्य कृति उनकी। ये सभी उनकी मौलिक कृतियां हैं जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं। साहित्यालाप 1926 में प्रकाशित। विज्ञ विनोद 1926 में। कोविद कीर्तन, कोविद का मतलब होता है बहुत अधिक विद्वान व्यक्ति, तो विद्वान कीर्तन यानी प्रशंसा, तो कोविद कीर्तन नाम से उन्होंने एक रचना लिखी 1928 में। विदेशी विद्वान 1928 में प्रकाशित कृति। प्राचीन चिन्ह 1929 में प्रकाशित कृति। चरितचर्या 1930 में प्रकाशित। पुरावृत्त 1933 में प्रकाशित। दृश्य दर्शन 1928 में प्रकाशित उनकी कृति। आलोचनांजलि 1928 में प्रकाशित। चरित्र चित्रण 1929 में प्रकाशित। पुरातत्व प्रसंग 1929। साहित्य सीकर 1930। विज्ञान वार्ता 1930। बाग विलास 1930। संकलन 1931। विचार विमर्श 1931। यानी कितना विपुल साहित्य लिखा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य उनके विषय में जो हमें जानने चाहिए, हरिऔध मैथिली शरण गुप्त, रामचरित उपाध्याय, इन सभी के नाम कंठस्थ कर लेने हैं आपको। गिरिधर शर्मा नवरत्न, लोचन प्रसाद पांडे द्विवेदी मंडल के प्रमुख कवि हैं। इन पर प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इन्हें आपको ध्यान में रखना है। 1923 में काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने जब 13वें हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया, तो उसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी को उनके हिंदी साहित्य की सेवा के उद्देश्य से करने के कर्म को से प्रसन्न होकर अभिनंदित किया। यानी उनका अभिनंदन 13वें हिंदी साहित्य सम्मेलन में काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा किया गया। 1933 में प्रयाग में द्विवेदी मेला आयोजित किया गया, और इस अवसर पर जितने भी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ओजस्वी भाषण दिए, उन सबको पुस्तकाकार रूप में प्रकाशित किया। यानी अपने समय की इतनी महत्वपूर्ण शख्सियत थे महावीर प्रसाद द्विवेदी कि प्रयाग में उनकी कृतियों, उनकी विचारधाराओं को लेकर एक द्विवेदी मेला जैसे उत्सव का आयोजन किया गया, ताकि उनकी विचारधारा से, उनके साहित्यिक दृष्टिकोण से सभी लोग परिचित हो सके और उस विचारधारा का प्रचार और प्रसार हो सके, ताकि हिंदी साहित्य समृद्ध हो, जनमानस को एक नया सोच, नया दृष्टिकोण मिले।
लगभग 6 बालोपयोगी स्कूली रीडर हैं कि स्कूल में भी बच्चे अच्छी पुस्तकें पढ़ें, क्योंकि हिंदी साहित्य में उस समय क्योंकि दूसरी भाषाओं का बाहुल्य था, प्रधानता थी, तो हिंदी की पुस्तकों का अभाव था। यही कारण है कि उन्होंने बालोपयोगी स्कूली रीडरें भी प्रकाशित की। ये युग हिंदी के अभावों की पूर्ति का युग था। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों ये। हिंदी में, खड़ी बोली हिंदी के साहित्य में जो भी कमियां थी, उन सभी कमियों को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने पूरा करने की कोशिश की। इसलिए इस द्विवेदी युग को हिंदी के अभावों की पूर्ति का युग कह करके भी पुकारा जाता है। इसलिए द्विवेदी जी ने क्या किया? इतिहास, अर्थशास्त्र, विज्ञान, पुरातत्व, चिकित्सा, राजनीति और जीवनी सभी आदि से सामग्री लेकर हिंदी के इन अभावों की पूर्ति की, यानी सभी पर आधारित ग्रंथों का सृजन उन्होंने किया। खड़ी बोली के प्रचार और प्रसार के लिए हिंदी पद्य और गद्य की भाषा को एक करने के लिए उन्होंने प्रबल प्रयास किए। एक तरह से वो प्रयास इतने प्रबल थे कि उन्हें आंदोलन का रूप दे दिया गया। हिंदी गद्य की अनेक विधाओं को उन्नति का मार्ग दिखाया। एक निबंधकार, एक आलोचक, अनुवादक, संपादक के रूप में हिंदी की सेवा की और उसे समृद्ध बनाया। विषय वैविध्य, सरलता, उपदेशात्मकता इनके निबंधों की प्रमुख विशेषताएं हैं। लोकहित, शैली की नवीनता और उद्देश्य की गंभीरता और निर्दोषिता को श्रेष्ठ काव्य की कसौटी बनाया। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों। महावीर प्रसाद द्विवेदी की दृष्टि में काव्य, श्रेष्ठ काव्य कौन सा था? जो लोकहित को ध्यान में रखकर लिखा जाए, जिसमें शैली की नवीनता हो, यानी परंपरागत शैली का प्रयोग न हो, और जिसमें किसी गंभीर महान उद्देश्य को लेकर जिस काव्य की रचना की जाए, और जो दोषों से रहित हो, ऐसे काव्य को उन्होंने श्रेष्ठ काव्य की श्रेणी में शामिल किया। यानी उनकी दृष्टि में एक श्रेष्ठ काव्य की कसौटी थे लोकहित, शैली की नवीनता यानी नई शैली का प्रयोग, गंभीर यानी महान उद्देश्य, और दोष रहित काव्य सृजन। तो इन 4 बिंदुओं को आपको ध्यान में रखना है, प्रश्न पूछा जा सकता है। अब बात आती है उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका, जो साहित्य जगत के लिए बहुत ही उल्लेखनीय उनका योगदान है, सरस्वती पत्रिका। तो इलाहाबाद से ये सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 1900 ईस्वी में हुआ। पहली बात आपको ये जाननी चाहिए, जब इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ तो इस इलाहाबाद से ये प्रकाशित होती थी पत्रिका। जगन्नाथ दास रत्नाकर, श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, कार्तिक प्रसाद, किशोरी लाल आदि विद्वान इसके प्रारंभिक संपादक मंडल के सदस्य रहे। यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी से पहले इन्होंने दायित्व संभाला। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 में सरस्वती का संपादक का दायित्व संभाला और 1920 तक वे निरंतर इस पद पर कार्य करते रहे। सरस्वती का प्रारंभिक प्रकाशन झांसी के बाद कानपुर से, पहले इलाहाबाद से शुरू हुई थी, फिर झांसी और फिर कानपुर से होना प्रारंभ हुआ। महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद कौन कौन संपादक बने? पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, देवी दत्त शुक्ल, ठाकुर श्रीनाथ सिंह, फिर वापस पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी को बनाया गया, देवी दयाल चतुर्वेदी, श्री नारायण चतुर्वेदी क्रमशः सरस्वती के संपादक बने। इन पर आधारित प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। 1905 में सरस्वती पत्रिका का जब प्रकाशन शुरू हुआ दोस्तों, तो उसके मुख्य पृष्ठ पर काशी नागरी प्रचारिणी सभा का नाम प्रकाशित किया जाता था। लेकिन 1905 में सरस्वती पत्रिका के मुख्य पृष्ठ से काशी नागरी प्रचारिणी सभा का नाम हट गया। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, ध्यान रखेंगे। सरस्वती हिंदी की पहली रूप गुण संपन्न प्रतिनिधि पत्रिका थी, जिसने वास्तव में एक साहित्यिक पत्रिका होने का अपना दायित्व बखूबी निभाया। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में इस पत्रिका ने इसमें प्रकाशित संपूर्ण साहित्यिक विधा को व्याकरण और भाषा की दृष्टि से संतुलित किया। दोस्तों, पहले भी मैं कई बार चर्चा कर चुकी हूं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के पास सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने के लिए जो भी रचनाएं आती थी, वे पहले उनका गहन अध्ययन करते थे। उनमें शब्द प्रयोग की, व्याकरण की जो अशुद्धियां होती थी, उन पर गोला लगाते थे और उसके बाद पुनः उसे लेखक के पास भेजते थे और उसमें उनका निवेदन होता था कि कृपया अशुद्धियों को दूर कर कृति को पुनः भेजें। यानी वे उनको निरस्त नहीं करते थे, उनको रिजेक्ट नहीं करते थे, बल्कि उन्हें शुद्ध करके वापस कार्यालय में भेजने का आग्रह करते थे। और यही प्रयास सरस्वती की एक महत्वपूर्ण कार्य में भूमिका को सबल आधार देने वाला प्रकाशित साबित हुआ आगे चलकर, क्योंकि इसी कार्य के माध्यम से उन्होंने हिंदी भाषा को संस्कृत निष्ठ, परिष्कृत और व्याकरण सम्मत बनाया और साहित्य में परिष्कृत भाषा के प्रयोग को बल प्रदान किया। इसके माध्यम से अनेक कवि, यानी सरस्वती पत्रिका के माध्यम से अनेक कवि और लेखक प्रकाश में आए।
मैथिली शरण गुप्त, राय देवी प्रसाद पूर्ण, काशी प्रसाद जायसवाल, पंडित रामचंद्र शुक्ल, विश्वंबर नाथ शर्मा कौशिक, राय कृष्णदास सनेही, रूप नारायण पांडे, सियाराम शरण गुप्त जो कि मैथिली शरण गुप्त के ही भाई थे, गणेश शंकर विद्यार्थी, रामचरित उपाध्याय, यहां तक कि प्रेमचंद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, वृंदावन लाल वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, इन सभी साहित्यकारों का उदय सरस्वती पत्रिका के माध्यम से ही हुआ। ये बात हम भूलेंगे नहीं। 1907 में बंग महिला की दुलाई वाली कहानी भी सरस्वती पत्रिका में ही प्रकाशित हुई, जिसे बहुत वर्षों तक हिंदी की पहली कहानी माना जाता रहा। इस पत्रिका के माध्यम से शिक्षित समाज संस्कृति, साहित्य, साहित्यकार और विदेशी साहित्य से परिचित हुआ। न केवल अपनी संस्कृति से परिचित हुआ, अपने समाज से परिचित हुआ, बल्कि विदेशी साहित्य से भी परिचित हुआ, क्योंकि इसमें उस प्रकार के लेख प्रकाशित किए जाते थे। 1962 में सरस्वती पत्रिका की हीरक जयंती मनाई गई। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों, ये हुआ हमारा आज का महत्वपूर्ण सत्र। उम्मीद करती हूं कि द्विवेदी युग की पृष्ठभूमि, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस प्रकार भाषा को व्याकरण सम्मत और परिष्कृत बनाया, कैसे हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं को दिशा दी, ये सारे बिंदु आपके समक्ष अच्छी तरह से स्पष्ट हो गए होंगे। और मैं उम्मीद करती हूं कि अब आपकी वो आधार भूमि तैयार हो गई होगी आपके मनस पटल पर, ताकि आप आगे के साहित्य को समझ सकें, आधुनिक साहित्य को समझ सकें। तो अगले सत्र के इंतजार में रहिए, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं द्विवेदी युग के अन्य महत्वपूर्ण कवियों की, क्योंकि जिन्हें बनाया किसने? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, लेकिन जिनके योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो अगले सत्र का इंतजार कीजिए। नमस्कार।